राजस्थान गौरव यात्रा के तीसरे दिन वसुंधरा राजे का रथ डूंगरपुर जिले के अंदर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचा। 84 विधानसभा क्षेत्र के धम्बोरा में वसुंधरा राजे ने आम सभा की। इसके बाद वो सागवाड़ा पहुंची और फिर गढ़ी। डूंगरपुर से शुरू हुई यात्रा बांसवाड़ा आते आते कई जगह स्वागत और अनेकों कार्यक्रम में तब्दील रही और इस दौरान स्थानीय लोगों ने वसुंधरा राजे का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा को आदिवासी बाहुल्य बागड़ अंचल में अपार जन समर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने आज यात्रा के तीसरे दिन डूंगरपुर से शुरुआत की और बांसवाड़ा जिले की सीमा में प्रवेश तक लोग पलक पावड़े बिछाए मुख्यमंत्री का स्वागत करते नजर आए। मुख्यमंत्री की बागड़ में लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री निर्धारित कार्यक्रम से करीब 3 से 4 घंटे इस अपार जनसमर्थन के चलते विलंब से चल रही हैं। हालांकि इसके चलते कई जनसभाओं में आयोजकों को भीड़ को बैठाए रखने में भी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा का प्रतापगढ़ जिले में 2 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत और तैयारियों का दौर जारी है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार बैठकें की जा रही है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कारवा 8 अगस्त को दोपहर में 2 बजे प्रतापगढ़ जिले की सीमा में प्रवेश करेगा। मुंगाना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 250 बाइक के काफिले के साथ मुख्यमंत्री की यात्रा की अगवानी करेंगे। वहां से मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से नरवाली होते हुए दरियावत पहुंचेगी, जहां दोपहर में 2:30 बजे विद्या निकेतन विद्यालय में एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 5 बजे मुख्यमंत्री दरियावत से रवाना होकर प्रतापगढ़ पहुंचेगी। यहां पर सुखाड़िया स्टेडियम में भी जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर लाभार्थियों से मुख्यमंत्री सीधा जनसंवाद करेगी और रात्रि विश्राम प्रतापगढ़ में करने के बाद सुबह 9 बजे 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में खेल गांव में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें भाग लेगी। उसके बाद प्रतापगढ़ से रवाना होकर बारावरदा, धमोतर और सियाखेड़ी में स्वागत का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री की राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर प्रशासन सजग है। इसके लिए आज जिला कलेक्टर पीसी पवन ने जिला अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर पीसी पवन के अनुसार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 16 अगस्त को सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे प्रथम और दुर्ग स्थित प्रेत गणेश के दर्शन करेंगी और उसके बाद राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज करेंगी। इसके बाद विभिन्न मार्गों से होते हुए बावनवास विधानसभा के बाटोदा क्षेत्र पहुंचेगी, जहां एक आम सभा को संबोधित करेगी। इसके बाद उनका गंगापुर सिटी विधानसभा जाने का कार्यक्रम है, जहां एक आम सभा को संबोधित करेंगी। इसके बाद वे करौली जिले में प्रवेश कर जाएंगी। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी रहे सिरोही दौरे पर। माउंट आबू के नीलकंठ महादेव मंदिर में ली किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक। सिरोही जिले के माउंट आबू के नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में आज भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी ने किसान मोर्चा की बैठक ली, जिसमें जिले भर के किसान नेता एवं किसान मौजूद रहे। वहीं बैठक में जहां पर कैलाश चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि वसुंधरा सरकार ने किसानों के हित में बहुत सारे फैसले किए हैं, जिससे प्रदेश का किसान खुश है। वहीं आगामी कुछ ही दिनों में प्रदेश की मुखिया का सिरोही दौरा है। गौरव यात्रा को लेकर इस बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। किसान मोर्चा के पदाधिकारी गणपत सिंह सहित आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया भी बैठक में मौजूद रहे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कहीं न कहीं जिस तरीके से 2 दिनों तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और अधिक संगठन को मजबूती देने के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर डटे रहने का जो मूल मंत्र दिया, वो निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने जोधपुर के 2 दिवसीय दौरे के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात करने के अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वरिष्ठ कांग्रेस जनों से उन्होंने जिस तरीके से फीडबैक लिया है, जो गंभीरता नजर आ रही है, इससे साफ हो जाता है कि राजस्थान की राजनीति से वो कतई दूर नहीं है। वो लगातार अपने
गृह क्षेत्र के लोगों के अलावा भी राजस्थान के अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर के गहलोत ने सभी को सुना और सबसे बड़ी बात यह रही कि गहलोत के साथ फोटो खिंचवाने वाला जो क्रेज है वो युवाओं में लगातार बढ़ता जा रहा है, ये भी देखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जोधपुर दौरे के दौरान जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को साफ कहा है कि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक सत्ता हासिल नहीं हो सकती। उन्होंने एक बूथ पर जाकर के कार्यकर्ताओं को झुकने का संदेश दिया, साथ ही भाजपा सरकार की जो नाकामियां हैं उनको उजागर कर जनता तक पहुंचाने का भी संदेश दिया है। विधानसभा में रखा जाएगा रजिस्ट्रीकरण राजस्थान संशोधन अध्यादेश 2018। कैबिनेट ने सर्कुलेशन के जरिए दी मंजूरी। ई स्टाम्प को लेकर हो रहे विरोध के बीच आज राज्य कैबिनेट ने सर्कुलेशन के जरिए रजिस्ट्रीकरण राजस्थान संशोधन अध्यादेश 2018 को विधानसभा में रखने की मंजूरी दी है। सर्कुलेशन के जरिए कैबिनेट ने यह मंजूरी दी है। यह संशोधन अध्यादेश में ई पंजीयन व्यवस्था लागू करने के लिए संशोधन किया गया है। इसके तहत पंजीयन के लिए दस्तावेजों की ऑनलाइन प्रस्तुति होगी, साथ ही पंजीयन की सारी कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक होगी। अध्यादेश के जरिए अचल संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन अनिवार्य कराया गया है। अभी तक पंजीयन संबंधी नियमों के लिए आईजी पंजीयन अधिकृत थे, लेकिन अध्यादेश में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार भी इसके लिए ज़रूरी नियम समय समय पर बना सकेगी। इसके साथ ही मार्च में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय रिपोर्ट और एजी की रिपोर्ट को कैबिनेट ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी है। दाती महाराज दुष्कर्म मामले में आज दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम राजस्थान महिला आयोग के दफ्तर पहुंची। महिला आयोग के द्वारा पाली स्थित आश्रम की जांच रिपोर्ट भी दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने मांगी। दाती महाराज दुष्कर्म मामले में आज दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम राजस्थान महिला आयोग के दफ्तर पहुंची। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा से बात की और पाली स्थित आश्रम की रिपोर्ट महिला आयोग से मांगी। आपको बता दें कि पाली स्थित आश्रम में छात्राओं संबंधी गड़बड़ी की सूचना महिला आयोग को प्राप्त हुई, जिस पर महिला आयोग ने प्रसंज्ञान लेते हुए अपनी 2 सदस्यीय टीम पाली स्थित आश्रम भेजी, जिसके बाद महिला आयोग की रिपोर्ट पर जांच कमेटी गठित की गई। बहरहाल अभी दिल्ली से आई क्राइम ब्रांच की टीम को इस आयोग की रिपोर्ट पर काफी उम्मीदें हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम को महिला आयोग की जांच रिपोर्ट से कितनी मदद मिल पाती है। आवासन मंडल मुख्यालय में आज आवासन आयुक्त प्रीतम बी यशवंत ने अधिकारियों की मैराथन बैठक ली। इस बैठक में सभी मुख्य अभियंता और संबंधित उप आवासन आयुक्त शामिल हुए। इस समीक्षा बैठक में सिंधी समाज सहित 2 समाजों को जयपुर मानसरोवर में जमीन देने, जैन समाज को जोधपुर में जमीन देने, निजी डेंटल कॉलेजों को मानसरोवर में भूमि देने और एक अनाथालय के लिए जयपुर मानसरोवर में जमीन देने सहित संस्थाओं को आवंटन के लंबित प्रकरणों पर चर्चा की गई। बैठक में आवासन आयुक्त ने निर्देश दिए कि इन सभी प्रकरणों में कल तक पत्रावली मुख्यालय में भिजवाई जाए। भूमि विकास दरें तय करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की आरक्षित दरों का अध्ययन किया जाए। अध्ययन के बाद यथोचित प्रस्ताव पेश किया जाए। अनिस्तारित करीब 22,000 मकानों की कीमतें कम करने की संभावना तलाशी जाए। सरकार के स्तर पर लंबित अवाप्ति के प्रकरणों में पता किया जाए कि कौन सी योजनाएं आवासन मंडल के लिए जरूरी हैं और इसका मुआवजा का खर्च किस तरह से उठाया जाएगा। इस पर प्रीतम बी यशवंत ने निर्देश दिए कि मौजूदा नियम और सरकार के निर्देशों का हवाला देते हुए एक पर्याप्त प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया जाए ताकि उसे सरकार के सामने पेश किया जा सके। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों की राजनीति अब रंग चढ़ने लगी है। एक तरफ राहुल गांधी का दौरा भी फाइनल हो गया है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चुनावी रथ लगातार मैदान में है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज 3 बड़ी आम सभाएं की। गढ़ी, सागवाड़ा और धंगोला में मुख्यमंत्री की इन जनसभाओं में खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री ने लोगों से ही संवाद किया अपने भाषणों के जरिए। मुख्यमंत्री ने अपने भाषणों में कुछ लाभार्थियों को भी बुलाया और लाभार्थियों से भी पूछा कि क्या आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, और लाभार्थियों ने मंच से भी जवाब दिया। उसके अलावा सबसे खास बात एक और यही नजर आई कि मुख्यमंत्री हर जगह जहां पर भी मुख्यमंत्री का रथ जा रहा था वहीं पर मुख्यमंत्री आम जनता से एक सवाल जरूर कर रही थी कि हर एक पंचायत की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री के पास थी और उन
पंचायत में हुए सुधार कार्यों की जानकारी ग्रामीणों से ही जानी। ज्यादातर ग्रामीणों ने हामी भरी कि हमारे यहाँ ये विकास हुए हैं और ग्रामीणों से ये भी पूछा कि पिछली अशोक गहलोत सरकार में आपकी ग्राम पंचायत में क्या कार्य हुए। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अब और भी उत्साह जाग गया है, चूंकि कारण साफ है कि आगामी दिनों में मुख्यमंत्री की इस यात्रा में कई केंद्रीय नेता भी शामिल होंगे। भले ही नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, महेश शर्मा हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, पीयूष गोयल हो या फिर अन्य नेता हो। अब देखने वाली ये बात होगी कि राहुल गांधी जब राजस्थान आते हैं तो वो कांग्रेस में किस तरह से ऊर्जा भर पाते हैं। अल्पसंख्यक आयोग के सचिव हरिराम गोधारा आज अपने एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। प्रदेश में रह रही 3 जातियों जोगी, बाबाजी व त्यागी को ओबीसी में सम्मिलित करने के लिए जन सुनवाई की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि जन सुनवाई के लिए भरतपुर का स्थान इसलिए चुना गया है क्योंकि जयपुर तक लोगों को परेशान न होना पड़े। इन लोगों से जरूरी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और इनसे इनकी आर्थिक स्थिति भी जानी जा रही है। शीघ्र ही इनको ओबीसी में सम्मिलित करने के लिए प्रक्रिया चालू की जाएगी और जल्दी इनको इनका लाभ दिलाया जाएगा। आरक्षण के नाम पर एक बार फिर से राजस्थान को बंद कराने का ऐलान। कीर, केवट, मेहरा, कश्यप, भोई और निषाद जैसी जातियों ने एक मंच पर आकर बनाई संघर्ष समिति। समिति के प्रदेश संयोजक उमाशंकर कहार ने कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया ऐलान। 7 अगस्त को कोटा समेत पूरे राजस्थान में समिति की तरफ से रखा जाएगा बंद। आपको बता दें कि इससे पहले भी इन जातियों ने कोटा में रेल रोकने की कोशिश की थी और साथ ही रेल की पटरियों को उखाड़ने का भी प्रयास किया था, लेकिन तब उनका आंदोलन विफल कर दिया गया था। लेकिन अब चूंकि सीजन चुनावी है, इसीलिए उमाशंकर कहार ने कहा है कि पूरे राजस्थान में हमारे 25 लाख वोटर है और हमारे जातिगत बाहुबल से हम सरकार से हमारी बात मनवा कर रहेंगे। संघर्ष समिति इन सभी जाति वर्ग को एसटी वर्ग में शामिल करने की मांग कर रही है और साथ ही प्रदेश में केवट बोर्ड की स्थापना समेत समिति की कई मांगे हैं। प्रदेश में अच्छे मानसून और प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना को लेकर राज्य सरकार की ओर से जोधपुर में करवाया गया सहस्त्र घट अभिषेक। भगवान शिव की पूजा अर्चना कर मांगी प्रदेश में खुशहाली की कामना। जोधपुर शहर के गोल बिल्डिंग स्थित जबरेश्वर महादेव मंदिर में आज राज्य सरकार के निर्देश पर देवस्थान विभाग की ओर से भगवान शिव की पूजा अर्चना एवं रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। महापौर घनश्याम ओझा और विधायक जोगाराम पटेल ने राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। महापौर घनश्याम ओझा ने बताया कि राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश के अलग अलग शिव मंदिरों में अच्छे मानसून और प्रदेश में खुशहाली की कामना को लेकर सावन के महीने में रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों से राज्य सरकार की ओर से सावन के महीनों में भगवान शिव के लिए विशेष रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है और यही कारण है कि सावन के महीने में भगवान इंद्र पूरे प्रदेश पर मेहरबान रहते हैं और हर बार अच्छी बारिश होती है। सावन का दूसरा सोमवार भी सूखा जाने के साथ आज दौसा के गुप्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया गया रुद्राभिषेक देवस्थान विभाग व जिला प्रशासन की ओर से किया गया आयोजन। कलेक्टर नरेश शर्मा, एसपी चूनाराम जाट व विधायक शंकर शर्मा ने की पूजा अर्चना। सावन का दूसरा सोमवार भी सूखा चले जाने व बारिश नहीं होने से आमजन परेशान है। माना जाता है कि शिव भगवान प्रसन्न हो तो बारिश जरूर होती है। ऐसे में शिव की उपासना ही इंद्रदेव को प्रसन्न करने का जरिया है। इंद्रदेव प्रसन्न हो, इसे लेकर आज देवस्थान विभाग व राजस्थान संस्कृत अकादमी के संयुक्त प्रयास से दौसा में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। आयोजन में 21 पंडित मंत्रोच्चारण के साथ शिव आराधना में जुटे रहे। विधायक शंकर शर्मा, कलेक्टर नरेश शर्मा, एसपी चूनाराम, एसडीएम डॉक्टर गोवर्धन लाल सहित कई प्रमुख अधिकारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ शिव की आराधना की। पंचामृत से शिव को स्नान करवाया गया व सहस्त्र धारा से शिव पर जल अर्पित किया गया। कायदा मंत्रोच्चारण के साथ हुई पूजा अर्चना में हर कोई शिव भगवान को प्रसन्न कर बस यही कामना करना चाहता था कि हे देव बारिश कर, जिससे आम जनता खुश और प्रसन्न रह सके। झालावाड़ के कर्णेश्वर भगवान का इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग 6 किलोमीटर की परिक्रमा कर भगवान को जलाभिषेक कर रहे हैं। भगवान इन दिनों झालावाड़ में भक्ति व शक्ति का केंद्र बने हुए हैं।
कहते हैं हर वर्ष भगवान भोले शंकर यहाँ तिल तिल बढ़ते हैं। यही कारण है लोगों का आस्था यहाँ बढ़ती जा रही है और हजारों की संख्या में लोग सावन महोत्सव में यहाँ पहुँचते हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु 3 किलोमीटर की दंडवत यात्रा कर भगवान के यहाँ जलाभिषेक कर मनोकामना भी मांग रहे हैं। साथ ही देश के और राज्य के उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रहे हैं। हज यात्रा की छठी फ्लाइट में बड़ी दिलचस्प चीज देखने को मिली। सूरजपोल का एक 6 महीने का नन्हा मासूम हज यात्रा पर रवाना हुआ हज यात्री बनकर अपने पिता नईम और माता नाजिया के साथ और 72 वर्षीय परनानी के साथ वो हज यात्रा के लिए रवाना हुआ। 6 महीने के मोहम्मद नईम के साथ माँ नाजिया और पिता मोहम्मद नईम 72 साल की फातिमा बेगम हज पर मुबारक सफ़र पर गई हैं। पूरे परिवार में इस रवानगी को लेकर खुशी का माहौल है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि जहां लोगों का नंबर हज यात्रा के लिए 4 साल में भी नहीं आता, इस ग्रुप का नंबर पहली बार में आ गया। परिवार के लोग इसे 6 महीने के मोहम्मद अली की बरकत मान रहे हैं। एयरपोर्ट पर इस ग्रुप को रवाना करने के लिए अच्छा खासा मजमा लग गया। हज यात्रा की अभी तक 7 फ्लाइटें जा चुकी हैं, जिसमें 2100 हज यात्री राजस्थान के मुबारक शहर मक्का पहुंच चुके हैं और काबे की ज़ियारत कर चुके हैं। ये सिलसिला 16 तारीख तक यानी 16 अगस्त तक जारी रहेगा और इस पूरी अवधि में 5700 हज यात्री 19 फ्लाइट से हज यात्रा पर जाएंगे और इसके बाद उनकी वापसी हज के मुबारक सफ़र के बाद होगी। छात्र संघ चुनाव की तिथियों को लेकर चल रही अफवाहों का दौर थमने का इंतजार। इस माह के अंतिम सप्ताह में हो सकते हैं छात्र संघ चुनाव। राज्य में छात्र संघ चुनाव तिथियों को लेकर लगातार अफवाहों का दौर चल रहा है। सोशल मीडिया पर कभी 20 तो कभी 22-24 अगस्त की तिथियां खूब दौड़ रही हैं। असल में शिक्षा कैलेंडर के अनुसार इसी माह चुनाव होने, लेकिन तिथि को लेकर अब तक ठोस फैसला नहीं हो पाया है। सूत्रों के अनुसार सबसे बड़ा कारण मुख्यमंत्री की गौरव यात्रा बन रही है। यात्रा के चलते प्रशासन और विभाग एक सर्वमान्य तिथि की तलाश में है, जिससे किसी भी रूप में गौरव यात्रा के दौरान कोई बाधा ना पड़े। बताया जा रहा है कि चुनाव इस माह के अंतिम सप्ताह में हो सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री के पास गई फाइल फिलहाल डिस्कस के लिए पेंडिंग है। इस मामले में सीएस के साथ चर्चा के बाद अंतिम तौर पर फैसला होगा। फिलहाल राजस्थान विश्वविद्यालय सहित प्रदेश भर के विश्वविद्यालय कॉलेजों के सैकड़ों छात्र नेताओं का हर पल मुश्किल से कट रहा है। वे पल पल इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव की तिथि घोषित हो। असल में चुनाव की तिथि घोषित होते ही उन्हें अपनी ताकत का प्रदर्शन जो करना है। आईजी दिनेश एमएन ने आज संभाला बीकानेर आईजी का पदभार। एसपी सवाई सिंह गोदारा, आईपीएस राहुल बारेट और पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। मीडिया से मुखातिब होते हुए दिनेश एमएन ने कहा, अपराधों पर अंकुश ही पुलिस की प्राथमिकता है, वही प्राथमिकता मेरी भी रहेगी। साथ ही साथ पॉपुलरिटी को लेकर किए गए सवाल के जवाब में दिनेश एमएन ने कहा कि नाम से कुछ नहीं होता, काम ही व्यक्ति की पहचान होती है। पुलिस में टीम वर्क हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। गौरतलब है कि दिनेश एमएन राज्य के चर्चित आईपीएस ऑफिसर हैं, जो करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर सहित कई जिलों में एसपी रहे हैं। साथ ही एसीबी में आईजी रहते वक्त उन्होंने एक आईएएस को ट्रैप भी किया था। तो वहीं एसओजी में रहते वक्त आनंदपाल एनकाउंटर के मामले में भी दिनेश एमएन ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। वहीं आज एसपी सवाई सिंह गोदारा ने भी खुलासा किया कि पांचू में हुई 46 लाख की लूट में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 42 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। आरोपी कैलाश से पूछताछ की जा रही है। शेष राशि भी जल्द बरामद हो जाएगी। बीकानेर कोयम्बटूर एक्सप्रेस का विस्तार, अब हिसार तक चलेगी बीकानेर कोयम्बटूर एक्सप्रेस। चूरू सांसद राहुल कसवा ने दिखाई हरी झंडी। लंबी दूरी की ट्रेनों को विस्तार देने के क्रम में आज बीकानेर कोयम्बटूर ट्रेन का विस्तार किया गया। बीकानेर रेलवे स्टेशन पर चूरू सांसद राहुल कसवा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान मेयर नारायण चोपड़ा, डीआरएम ए.के. दुबे, सीनियर डीसीएम अभय शर्मा सहित रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर चूरू सांसद राहुल कसवा ने कहा कि बीकानेर कोयम्बटूर एक्सप्रेस का हिसार तक विस्तार होने से रेल यात्रियों को सुविधा मिलेगी। खासकर बीकानेर और चूरू के रेल यात्रियों को इस ट्रेन से सुविधा मिलेगी। जालोर के रानीवाड़ा में बालिकाओं ने दिखाई बहादुरी। बालिकाओं को छेड़ना मनचले को पड़ा भारी। बालिकाओं ने जमकर मनचले की धुनाई।
जालोर जिले के रानीवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर सरकारी छात्रावास में रहने वाली छात्राओं ने जमकर एक मनचले की धुनाई कर दी। बालिकाएं सरकारी स्कूल से सरकारी छात्रावास जा रही थी। इस दौरान मनचले ने बालिकाओं को छेड़ दिया। बालिकाओं ने सूचना देकर प्रिंसिपल को मौके पर बुलाया और जमकर मनचले की धुनाई कर दी, जिसके बाद मनचला मौके से फरार हो गया। ऐसे बालिकाओं के जज्बे को और बहादुरी को सलाम करना होगा, जिसने मनचले को हाथों हाथ सबक सिखाया। बालिकाओं के साथ हर रोज छेड़छाड़ की घटना सामने आती है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन को आगे आकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। और फिर मिला श्री गंगानगर राइस नगर में पाकिस्तानी बैलून। कल पदमपुर क्षेत्र में मिला था पाकिस्तानी बैलून व पाकिस्तानी झंडा। 2 दिन से लगातार पाकिस्तान से आ रहे बैलून व झंडों को लेकर पुलिस प्रशासन व इंटेलिजेंस ब्यूरो सक्रिय है। फिलहाल पुलिस प्रशासन व अधिकारी मामले में जुट गए हैं। लगातार 2 दिनों से मिल रहे पाकिस्तानी बैलून और झंडों से कहीं के गंगानगर की खुफिया एजेंसी अभी सक्रिय हुई है। अब देखना यही है कि इन दोनों लगातार 2 दिनों मिले पाकिस्तानी बैलून व झंडों को लेकर पुलिस प्रशासन क्या करता है। आगामी कुछ दिनों में 15 अगस्त भी आ रही है। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। 5 दिन पूर्व अजमेर भीलवाड़ा राजमार्ग पर हुई करोड़ों रुपए के कपड़े की लूट की वारदात का भीलवाड़ा पुलिस ने आज राजपास कर दिया। भीलवाड़ा पुलिस ने आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ट्रक भी बरामद कर लिया। गौरतलब है कि 30 जुलाई को भीलवाड़ा अजमेर राजमार्ग पर चालक का अपहरण कर करीब 1 करोड़ रुपए के कपड़े लदे ट्रक का लूट की वारदात हो गई थी। इस वारदात में भीलवाड़ा पुलिस ने आरजा निवासी फारूक व लोहारिया निवासी आबिद हुसैन को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार युवकों से पूछताछ के बाद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करने की संभावना है। हिंडौन सिटी में एक दलित नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोपी घर से स्कूल के लिए निकली 10वीं कक्षा की छात्रा को बहला फुसलाकर एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। हिंडौन कोतवाली पुलिस के अनुसार दलित 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी और विद्यालय गणवेश में थी। इस दौरान एक युवक उसे बहला फुसलाकर एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। होटल में छात्रा और युवक को संदिग्ध हालत में देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को दबोच लिया, साथ ही पीड़िता का मेडिकल भी कराया। मामले में आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा होटल मालिक को भी संदिग्ध स्थिति में मानते हुए गिरफ्तार किया गया है। रोडवेज बस कंडक्टर हत्याकांड में सरदारसर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। मुख्य आरोपी नितेश जानी को कर लिया गया है गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद हुए चौंकाने वाले खुलासे। नितेश जानी के राजू ठेठ गिरोह से जुड़े हुए हैं तार। सरदारसर पुलिस ने मुख्य आरोपी नितेश जानी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने 15 जुलाई को सरदार शहर में अपने 5 साथियों के साथ बस कंडक्टर सुशील जाट की कर दी थी हत्या। लाठियों और सरियों से पीट कर की गई हत्या के बाद 2 आरोपियों को सरदारसर पुलिस ने कर लिया था गिरफ्तार, जबकि नितेश जानी चल रहा था फरार। नितेश जानी को आज गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है, जहाँ पे सिनक परेड के बाद पुलिस उसको पूछताछ के लिए लेगी रिमांड पर। रिमांड पर पुलिस को किसी प्रकार के बड़े खुलासे होने की भी है संभावना। नितेश जानी को चूरू के बहुत चर्चित मंदिर हत्या गोदारा कांड में भी चल रहा था फरार। उसके बाद चूरू पुलिस भी पूछताछ के लिए उसको लेगी रिमांड पर। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाड़ा वन अभ्यारण्य प्रतिबंधित क्षेत्र में पिकनिक मनाने आए कुछ युवक नहाने के दौरान चूलिया फाल के झरने में फंस गए। फाल में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद अगर प्रशासन चेत जाता तो शायद पिकनिक मनाने आए युवक की जान नहीं जाती। दरअसल कोटा की L&T कंपनी में टेक्नीशियन के पद पर काम करने वाला अजमेर निवासी भानु प्रताप सिंह कल दोपहर में दोस्तों के साथ रावतबाड़ा अभ्यारण्य क्षेत्र में राजस्थान में नदी की सतह पर बने सबसे ऊंचे जलप्रपात चूलिया फाल पर पिकनिक मनाने आया था। फाल में नहाते समय भानु प्रताप झरने के बहाव में चला गया और फाल में डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही रावतबाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और फाल में डूबे युवक को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन अंधेरा अधिक हो जाने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। आज सुबह कोटा से आई कोटा सिविल डिफेंस की टीम ने फिर से रेस्क्यू शुरू किया और फाल में डूबे युवक भानु प्रताप को ढूंढ निकाला। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस घटना के बाद से प्रशासन चेतेगा और फाल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करेगा ताकि फिर से किसी घर का चिराग न बुझ सके।
जिले में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की घटनाएं आम होती जा रही है। जहां कुछ दिन पूर्व एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ था, वहीं आज जिले में 2 वीडियो वायरल हुए। मामला तकतगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां जमीन विवाद को लेकर एक खेत की जमीन में बंटवारे को लेकर 2 भाई आपस में भिड़ गए और एक भाई ने 2 भाइयों ने मिलकर एक भाई पर हमला कर दिया, जिससे लादूराम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए तकतगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया। लादूराम की स्थिति ठीक होने के बाद लादूराम ने पुलिस में FIR दर्ज कराई, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। जिस प्रकार जिले में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने की घटनाएं बढ़ रही है, उसके हिसाब से पुलिस अपनी मुस्तैदी से काम नहीं कर रही है। देखा गया है कि आमतौर पर ऐसे मामलों में वीडियो पहले सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसके कुछ दिनों बाद ही पुलिस हरकत में आती है और तब बताती है कि इस प्रकार का वीडियो अभी हमारे पास नहीं आया है और इस पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर। धौलपुर जिले से गुजरने वाले NH 3 पर बस स्टैंड के पास कावड़ियों में एक कार ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 कावड़िये गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद कावड़ियों के साथियों ने मौके पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया, लेकिन सूचना मिलते ही न्यालगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की समझाइश की गई, जिसके बाद तीनों ही घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। कावड़िये गंगाजल लेकर अपने गांव कैलाश की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से कार ने उनमें टक्कर मार दी और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने वाहन को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के मामले में पुलिस की ओर से सही समय पर कार्रवाई नहीं करने के विरोध में आज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप था कि पुलिस में 2 जुलाई को प्रकरण दर्ज कराने के बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं की गई। 2 जुलाई को सीकर शहर के रामला मैदान में रहने वाले रूपानंद की अज्ञात वाहन के टक्कर से मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजनों ने नामजद रिपोर्ट कराई थी। इसके बाद भी पुलिस ने 4 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। रूपानंद का इलाज जयपुर में चल रहा था, जहां कल देर रात उसकी मौत हो गई थी। आज परिजन उसका शव लेकर के घर पहुंचे और इसके बाद में अंतिम संस्कार के समय पूरे के पूरे लोग कोतवाली पर आकर के धरना प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। हालांकि पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, लेकिन जिस तरीके से नामजद रिपोर्ट होने के बाद भी पुलिस की ओर से अब तक कार्रवाई नहीं करना कई सवालिया निशान पैदा करती है। बूंदी जिला अस्पताल में भर्ती मरीज जफर की मौत के बाद में परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप था कि चिकित्सकों द्वारा लापरवाही बरती गई, जिससे जफर की मौत हो गई। बूंदी जिला अस्पताल में भर्ती मरीज जफर की मौत के बाद में परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप था कि चिकित्सकों द्वारा लापरवाही बरती गई, जिससे जफर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जवाहर नगर निवासी जफर को परिजन लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर उसे मेडिकल वार्ड में भर्ती करवा दिया गया, लेकिन चिकित्सकों की लापरवाही के चलते जफर की 1 से 1.5 घंटे बाद ही मौत हो गई। परिजनों का आरोप था कि ICU में उसे भर्ती नहीं किया गया, जिसके चलते जफर की मौत हो गई। जफर की मौत के बाद में चिकित्सकों ने उसे परिजनों को सांत्वना देने के लिए ICU में भी भर्ती कर दिया, लेकिन जब सांप ही मर गया तो लाठी फटकारने से क्या होगा। हालांकि कोतवाली थाना पुलिस ने 2 घंटे के इस बवाल को आपसी समझाइश कर शांत करवाया और 100 परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं दूसरी ओर परिजनों ने अब दोषी चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उनका आरोप था कि समय रहते अगर जफर को ICU में भर्ती कर दिया जाता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2016 के चयनित अभ्यर्थी प्रदेश भर में आंदोलनरत हैं। RPSC के बाहर धरना दिया जा रहा है, कभी बीकानेर मुख्यालय पर धरना दिया जाता है। चयनित अभ्यर्थियों की मांग है कि कोर्ट के अंदर आयोग अपना मजबूत पक्ष रखे ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी नौकरी मिल सके। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 के चयनित अभ्यर्थियों ने आज मौन जुलूस निकाला। सभी अभ्यर्थी मुंह पर पट्टी बांधे चल रहे थे। प्रदेश भर से आए 400 से अधिक अभ्यर्थी RPSC के बाहर चल रहे धरना स्थल से कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस के रूप में पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को देखते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर कर्मचारी संगठनों के सहयोग से उन्होंने जिला कलेक्टर आरती डोगरा से मुलाकात की। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिलने पर उन्होंने आमरण अनशन की चेतावनी दे दी है। कल से 21 अभ्यर्थी आमरण अनशन बैठेंगे, जिनमें से 5 महिला अभ्यर्थी भी शामिल होंगी।
सरहद पर जवानों को आधुनिक सुविधाएं देने की कवायद हुई तेज। सीमा पर कच्चे ओपी टावरों के स्थान पर पक्के ओपी टावरों का करवाया जा रहा है निर्माण। अब जवानों को गर्मी में महसूस करेंगे ठंडा ठंडा कूल कूल। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में राष्ट्र की रक्षा में 24 घंटे जुटे सीमा प्रहरियों को आधुनिक सुविधाएं जुटाने के मकसद से सीमा सुरक्षा बल ने प्रयास तेज कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार राजस्थान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रेगिस्तानी इलाकों में पड़ने वाली भीषण गर्मी के दौरान सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे बीएसएफ जवानों को लू, तापघात व आंधियों के बचाव के लिए कच्ची ओपी टावरों के स्थान पर 2 से 3 मंजिला पक्के ओपी टावरों का निर्माण करवाया जा रहा है। वरन इसमें कई प्रकार की आधुनिक सुविधाएं व सीमा चौकियों के आधुनिक उपकरण मुहैया करवाए जा रहे हैं। इस कड़ी में जैसलमेर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मॉडल के रूप में संभवतः देश का पहला एक ऐसा ओपी टावर बनाया गया है जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त होने के साथ कई आधुनिक उपकरणों से लैस है। असल में बॉर्डर पर जवानों की सीमा चौकियों के लिए वर्तमान में 2 ओपी टावर लगे हैं। वो बहुत पुराने व लोह की चादरों के साथ साथ घास फूस के बने हैं, जिसमें बैठकर ड्यूटी करना अत्यंत दुष्कर हो जाता है। ऐसे में नए ओपी टावर के प्रस्तावों की मंजूरी के बाद अब समूचे सीमा चौकियों पर पक्के ओपी टावरों का निर्माण करवाया जाएगा।